तो मैं आज आया हूँ एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करने के लिए। तो हाल ही में एक बहुत ही बड़ी घटना घटी है इंडिया में, जो कि शायद ना ही आपके अखबारों में आया होगा और ना ही आपको टीवी में सुनाया गया होगा, ना ही किसी न्यूज़ चैनल ने शायद ही कवर किया होगा, क्योंकि इस बात को कवर अप किया गया है। तो ये बात शुरू होती है अक्टूबर 1 2024 को, जब एक नोटिस आता है DGFT की तरफ से। DGFT है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, कि जो चीज़ें हम विदेश को बेचते हैं वहाँ से एक नोटिस आया था इंडिया को। और 16 अक्टूबर इंडिया ने इसके ऊपर एक कदम लिया। सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए एक पेशी की गई और सुप्रीम कोर्ट ने एक सर्टिफिकेट निकलना था, इस सर्टिफिकेट को हाँ कह दिया कि हाँ आप ये काम कर सकते हैं। और एक केस जो चल रहा था एक कंपनी के ऊपर, इस सर्टिफिकेट के लिए उसको बेगुनाह साबित करते हुए सर्टिफिकेट को दे दिया गया गवर्नमेंट को, कि गवर्नमेंट ये काम कर सकती है। और ये सर्टिफिकेट था हलाल सर्टिफिकेट। हलाल सर्टिफिकेट इसीलिए मांगा गया था कि अगर आप गौ मांस या फिर काऊ मीट बेचना चाहते हैं तो आपको ये सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत है। और ये सर्टिफिकेट ऐसे ही नहीं मिलता, ये सर्टिफिकेट तभी मिलता है जब आप गवर्नमेंट से सर्टिफाइड किसी फैसिलिटी में और क्वालिटी चेक के अंडर रह के गौ मांस को तैयार किया जाए, कि ज़िंदा गायों को काटा जाए एक अच्छे क्लीन फैसिलिटी में और पैकिंग किया जाए ठीक तरीके से, जो कि इंडियन कॉन्फॉर्मिटी असेसमेंट स्कीम या फिर ICAS स्कीम के अंडर आता है। और ये चेक्ड होता है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से, QCI की तरफ से। तो बात यही है कि हम कहते तो ये हैं कि गाय हमारी माँ है, लेकिन जो करतूते हैं वो यही है कि हम गाय को बेच रहे हैं। और कितना बेच रहे हैं? 14.2 मिलियन मेट्रिक टन हर साल। और आप 2020 के रिपोर्ट को देखेंगे तब भी आपको पता चलेगा 2020 को हमने बेचा था करीब 1 मिलियन टन, 2021 को हमने बेचा था 1.5 मिलियन मेट्रिक टन, 2022 को बेचा था 1.44 मिलियन मेट्रिक टन और 2023 को बेचा है 1.42 मिलियन मेट्रिक टन। तो कोरोना के टाइम पे भी ये चल ही रहा था और तब से ये बढ़ा ही है और बढ़ता जा रहा है। और कहा जा रहा है कि 2027 में ये एक्सपेंड करके बहुत बड़ा हो जाएगा। और इंडिया में जब अभी जो बीफ की ये जो इंडस्ट्री है, जिसकी सब्सिडी सरकारी आपकी देती है, सरकारी उनको सब्सिडी देती है कि आप फैक्ट्री लगवाओ जहाँ पे हम आपको गाय जिंदा गाय देंगे, आप उसको काट के रेडी करके बेचो, हम इसके लिए आपको जॉब भी देंगे और इसके लिए आपको पैसे भी मिलेंगे। तो ये दो मुहाजपन है कि राम मंदिर जब बन रहा था तो आप चले गए थे कि आप गायों से आशीर्वाद लेंगे गौशाला में जाके, और फिर उन गायों का क्या होगा? काट के बेच दिया जाएगा। आप कह रहे हैं कि गाय तो हमारी माता है, माता के साथ करते क्या है? काट के बेच दिया जाता है। और आप थोड़ा सा सोच के देखिए कि ये सब गाय कहाँ से आ रही हैं। ये गाय आ रही है आपकी डेयरी इंडस्ट्री से, जो कि दूध तैयार करती है। आप दूध आपको इसीलिए कम दामों पे मिलता है क्योंकि उसका मांस जो बेचा जाएगा विदेश को, उससे आमदनी हो जाएगी ज़्यादा, इसीलिए आपको दूध सस्ती मिलती है रेट में। इसीलिए आप कहते हैं कि दूध का अल्टरनेटिव हम क्या करें कम दाम में, क्योंकि दूध तो कम दाम में आ रहा है, क्योंकि हम उसको ख़रीद रहे हैं और हम सपोर्ट कर रहे हैं सरकार को। क्या हम दूध खरीद के उनका पालन पोषण का दायित्व हम ले लेते हैं और काट के बेचने का दायित्व आप ले लीजिए, और हमको इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। ये साल भर चला आ रहा है हलाल सर्टिफिकेट के लिए। पहले भी बहुत सारे लोगों ने पहली
पहले कुछ सालों पहले जब इसकी बात उठी थी तब इसके लिए विद्रोह हुए थे और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में कुछ कहा नहीं था और डिसमिस कर दिया था केस को कि हलाल सर्टिफिकेट अभी नहीं दी जा सकती। लेकिन अभी हलाल सर्टिफिकेट दी जा चुकी हैं। कोई न्यूज़ और मीडिया चैनल इसको कवर नहीं कर रहे हैं, लेकिन बात को कवर अप किया जा रहा है। और किन किन कंट्रीज़ को ये दिया जा रहा है सर्टिफिकेट, किन किन कंट्रीज़ के लिए ये सर्टिफिकेट ज़रूरी है कि आपको काऊ मीट अगर बेचना है इन कंट्रीज़ में, इसीलिए आपको हलाल सर्टिफिकेट लगेंगी। तो इन कंट्रीज़ का जो नाम है वो है बहरीन, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, कुवैत, मलेशिया, जॉर्डन, ओमान, द फिलीपींस, कतार, सऊदी अरबिया, सिंगापुर, टर्की एंड यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो इन देशों को गौमांस बेचने के लिए इंडिया को हलाल सर्टिफिकेट की इंतज़ाम करने की ज़रूरत थी और 16 अक्टूबर 2024 को ये हलाल सर्टिफिकेट का ठप्पा सुप्रीम कोर्ट ने लगा दिया। उन्होंने कहा ठीक है, बेच दो जितना बेचना है। और इससे होगा क्या, इससे आमदनी हो जाएगी, जीडीपी बढ़ जाएगा, लेकिन बहुत कुछ खास होगा नहीं। और आपको मैं बता दूं कि इसके काफ़ी एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं हेल्थ के लिए। आप जो दूध खाते हो उसके बहुत एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं। आपको पता है कि वेस्ट बंगाल में पिछले 3 महीने में, जब से वेस्ट बंगाल में डॉक्टर वाला केस हुआ है, उसके बाद से करीब 20 केस यहाँ पे हो चुके हैं, एक के बाद एक, अभी भी होते ही जा रहे हैं। लेकिन इसका बहुत बड़ा लिंक आपका डेयरी इंडस्ट्री से भी है, क्योंकि डेयरी में करीब 5-6 तरह के हार्मोन्स होते हैं, ये आपको पता नहीं है। और ये हार्मोन्स होते हैं कि आपको हाइपर सेक्सुअलाइज कर दें, कि आपको फिजिकली इतना विकसित बना दिया जाए कि आपको पता ही नहीं चले कि आप कर क्या रहे हैं। और ये जो हार्मोन्स है डेयरी में, हार्मोन्स का मैं नाम बता रहा हूँ। आपको क्या करना है कि इन हार्मोन्स का नाम आपको ऑनलाइन देना है और उसके पास लिखना है नेगेटिव इफ़ेक्ट्स। इन हार्मोन्स का नाम है प्रोलैक्टिन, स्टेरॉइड्स जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिकॉइड्स एंड एंड्रोजेंस। ये हार्मोन्स दूध के अंदर होते हैं और हमारा शरीर इतना स्वस्थ होता नहीं है कि हम इन हार्मोन्स को ठीक से बैलेंस कर पाए, क्योंकि एक जो गाय की बच्चा होता है वो शरीर में बहुत ज़्यादा भारी होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, एक इंसान से बहुत ज़्यादा उसकी क्षमता होती है इन हार्मोन्स को बॉडी में इंजेस्ट करने के लिए। लेकिन हमारा बॉडी एक गाय की बॉडी नहीं है, हमारे पास 4 पेट नहीं है, तो हमारा बॉडी हार्मोन्स को सोख तो लेता है लेकिन यूटिलाइज कैसे करेगा। हार्मोन्स का एक छोटा सा मिलीग्राम हिस्सा भी अगर बढ़ जाए तो ब्रेन का एक्टिविटी चेंज हो जाता है। और अगर ये सब हार्मोन्स आपके दिमाग में अगर जा रहे हैं तो आपको ऐसे वारदातें देखने को मिलेंगे, ऐसे क्राइम्स देखने को मिलेंगे। क्योंकि देखिए, आप बच्चों को चॉकलेट्स देते हैं, चॉकलेट में मिल्क सॉलिड होता है। मिल्क सॉलिड मतलब कॉन्सेंट्रेटेड मिल्क। आप जो चीज़ खाते हैं, घी खाते हैं, दही खाते हैं, वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है। 1 लीटर दूध को जब प्रोसेस किया जाता है तब थोड़ा सा दही बनता है। 1 लीटर दूध को जब प्रोसेस किया जाता है 200 ग्राम पनीर बनता है। 1 लीटर दूध को जब प्रोसेस किया जाता है थोड़ा सा 200 ग्राम से कम चीज़ बनता है। तो आपको ये देखना है कि आप इतने कॉन्सेंट्रेशन में अगर खा रहे हो तो सिर्फ दूध आपके अंदर तो नहीं जा रहा है, दूध के अंदर और बहुत कुछ है, बहुत सारे हार्मोन्स है। उनको स्टेरॉइड्स के इंजेक्शंस दिए जाते हैं स्तनों में गायों को, ताकि वो ज़्यादा दूध और बना पाए और ज़्यादा दूध उनसे बाहर निकाला जाए। तो उस पर जो पस निकलता है वो उसके अंदर आता है। दूध के अंदर डिटर्जेंट, यूरिया, स्टार्च, ये सब मिक्स किया जाता है। तो आपको पता ही नहीं है आप खिला क्या रहे हैं बच्चों को। तो बच्चे जब छोटे उम्र से ये सब खाएंगे दूध के प्रोडक्ट्स, तो वो हाइपरली सेक्सुअलाइज जब हो जाएंगे तो उनका ब्रेन एक्टिविटी ऐसा हो जाएगा कि वो खुद पे काबू नहीं रख पाएंगे। तो आप जो खा रहे हो वो जहर है।
और बात सिर्फ यही ख़त्म नहीं होती, बात इससे भी थोड़ी बड़ी है जो कि मैं अभी बताऊंगा। तो बात ये है कि अब देखिए, हम जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन ये क्लाइमेट चेंज जुड़ा हुआ है सबसे ज़्यादा इस काऊ और बीफ इंडस्ट्री से, और हम इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं। तो 1 केजी जो मीट होता है काऊ का, उससे प्रोड्यूस होता है 99.48 किलोग्राम ऑफ CO2। मतलब 1 केजी गाय का मांस लीजिए और उसको जो खाता है उससे पैदा होता है 99.48 किलोग्राम्स का CO2। मतलब आप 1 गुना खाते हो, उसका 100 गुना उससे ज़्यादा कार्बन एमिशन हो रहा है। अब इसके बाद आप तो बोलेंगे कि नहीं, देखिए कार से ज़्यादा एमिशंस होते हैं। अब सुनिए थोड़ी बात को। 1 लीटर पेट्रोल जब आप कार में जलाते हो उससे निकलता है 2.3 किलोग्राम्स ऑफ CO2, और ऑन एवरेज आप समझ लीजिए कि 1 लीटर पेट्रोल में कार चलता है 10 किलोमीटर। एक इंडियन कार जो एवरेज इंसान चलाता है वो शायद चलाता होगा 100 किलोमीटर। तो 1 लीटर पेट्रोल में अगर 10 किलोमीटर अगर कार चलता है तो फिर 10 लीटर पेट्रोल में कार चलेगा 100 किलोमीटर। सीधी सी बात है। तो 1 लीटर पेट्रोल में खर्चा हुआ था 2.3 निकला था, इमिट हुआ था 2.3 ग्राम्स ऑफ CO2। तो अगर 10 गुना बढ़ा दिया जाए, 10 लीटर पेट्रोल जब एक इंडियन 100 किलोमीटर चलाने के लिए एक दिन में एक कार को यूज़ करता है तो उससे निकलता है 23 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। तो और अगर अब इसको कंपेयर करो कि एक दिन में कार में 100 किलोमीटर चलाने से 10 लीटर पेट्रोल अगर खर्च भी हो रहा है तो 23 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। लेकिन अगर आप 1 केजी काऊ मीट अगर खरीदते हो और खाते हो तो उससे जो कार्बन एमिट हो रहा है वो है 99 किलोग्राम्स। इसका मतलब 76.9% ज़्यादा है एक कार को 100 किलोमीटर चलाने से। मतलब एक एवरेज कार को जब आप चलाते हो तब भी इतना कार्बन एमिट नहीं होता, जबकि आप खाते हो काऊ मीट तो इतना एमिट होता है। तो हम सिर्फ काऊ मीट खा तो नहीं रहे हैं, इंडिया में काऊ मीट का कंजम्पशन कम है, लेकिन हम तो विश्व गुरु हैं ना। जब USA कहता है कि हमको काऊ मीट भेजो तो हम एकदम भेज देते हैं। कहाँ से? डेयरी इंडस्ट्री से काऊ लेते हैं, काटते हैं कसाई खानों में जो कि गवर्नमेंट से सब्सिडी पाए होते हैं, वहाँ पे काटा जाता है, पैकिंग किया जाता है और हम भेज देते हैं USA को कि हम विश्व गुरु हैं। आप अगर गाय हमारी माता को अगर खाना भी चाहते हो तो हम आपको काट के खिलाएंगे भी। तो यही तो चल रहा है। मेरी बात सुनने में काफ़ी ख़राब लग सकती है। मैं ना ही किसी पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ, ना ही मैं किसी का सपोर्टर हूँ, ना ही किसी के अगेंस्ट हूँ। मैं बस अगेंस्ट हूँ इस बात के कि आप जब बोलते हो कि गाय माता है, और गाय को माता क्यों कहा जाता है? गाय को माता इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक गाय संवेदनशील होती है अपनी बच्चे के लिए। लेकिन आप तो कभी पूछते ही नहीं कि वो बच्चा अगर बच्ची है, अगर वो लड़की पैदा हुई है गाय, तो उसे रख दिया जाता है क्योंकि वो तो भविष्य में दूध देगी। लेकिन जब वो बच्ची नहीं होती, जब वो एक बच्चा होता है, जब एक लड़का पैदा होता है तो क्या होता है? तो वो जो ग्वाला होता है वो तुरंत उस बच्चे के पैदा होने के बाद ही उसे लेके चलाया जाता है सामने के कसाई घर में, और उसके बाद उसे काटा जाता है। अब पेटा इंडिया नाम का एक वेबसाइट है जो कि USA की एक कंपनी है, अब वो यहाँ पे आ चुकी है। एक NGO है जो कि हमारे प्लेनेट में एनिमल्स को प्रोटेक्ट करती हैं, और ये संस्था ऐसी संस्था है, बहुत अच्छा काम कर रही है। ये अब इंडिया में भी आई है। तो डेयरी इंडस्ट्री को इन्होंने कहा था कि अब डेयरी इंडस्ट्री के जगह पे आप सोया मिल्क क्यों नहीं बेचना शुरू करते, तो वो इससे बहुत नाराज़ हो गए। अमूल के कंपनी को कहा था, अमूल बहुत नाराज़ हो गई। अमूल ने कहा कि वो लोग कैसे खरीदेंगे, बहुत दाम हो जाएगा, जबकि 1 किलो सोयाबीन का दाम है 113 रुपये। वो जब खरीदेंगे और कम होगा किलो दर में।
उससे जो दूध निकलेगा वो होगा 7 लीटर करीबन। तो 7 लीटर जब आप बेचोगे उससे पैसा बहुत ज़्यादा मिलेगा। टोफू जब आप बेचते हो, सोया मिल्क से बनता है, वो सोयाबीन से सोया मिल्क बनता है, सोया मिल्क से टोफू बनता है। टोफू का दाम भी बहुत ज़्यादा है, करीब समझ लीजिए कि 1000 रुपये किलो में आता है, लेकिन उसमें प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये लोग हटने को तैयार नहीं है। क्यों तैयार नहीं है? क्योंकि ये लोग एक्चुअली में सरकार को काऊ देती हैं, कि एक्चुअली सरकार में गाय को बेचती है, भेजती है वहाँ पे कसाई घरों में। इनका असली व्यवसाय वही है, इनका दूध का व्यवसाय नहीं है सिर्फ। ये सरकार को जो बेचती है उससे भी उनको फ़ायदा होता है, वरना कोई अपनी चीज़ को कहीं पे क्यों नहीं भेजेगा, उनको भी उसका भी दाम मिल रहा है। तो मैं इसीलिए कहता हूँ जब भी दूध पीने जाओ तो समझ लो कि दूध का रंग सफ़ेद नहीं, दूध का रंग लाल है और वो खून से रंगा हुआ है। और हम जो ये जीडीपी का गाना गाते हैं ये भी खून से रंगा हुआ है। जिसको हम माता कहते हैं उसी को हम काट के खा रहे हैं, खिला रहे हैं और बोल रहे हैं कि गाय तो माता है। मंदिर का उद्यापन करो, गाय का आशीर्वाद लो और आशीर्वाद लेने के बाद उसे काट के फिर विदेश को भेज दो, ताकि वो भी तो खा ले, हम प्रणाम कर ले और वो खा ले। तो ये दो मुहापन नहीं चलेगा। इसी को कृष्ण ने डुअलिटी कहा है, द्वैत कहा है, और द्वैत में हिंसा है। आप समझ ही पा रहे हो, आप समझ रहे हो वो अलग है, हम अलग है। आप समझ रहे हो वो असहाय है और हम किसी के सहाय नहीं है। हम तो बहुत शक्तिशाली हैं, तो हम उसके ऊपर जितना हो सके अत्याचार करेंगे। हम गाय के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं ये करके, और हम ये समझते हैं कि ये सब करने के बाद हम बच जाएंगे। नहीं बचेंगे। क्यों नहीं बचेंगे? क्योंकि इससे जो कार्बन एमिट हो रहा है वो हमारी परिस्थितियाँ बदल रहा है। आपको दिख नहीं रहा है कि बारिश क्यों नहीं हो रही ठीक टाइम को? बारिश ठीक टाइम को नहीं हो रही तो फसल बर्बाद हो रहे हैं। फसल बर्बाद हो रहे हैं तो चीज़ों का दाम बढ़ रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन तो कम नहीं हो रही, पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, मांगे बढ़ रही हैं, लेकिन ठीक से क्रॉप की हार्वेस्टिंग्स नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि क्रॉप फेलियर हो रहा है। इसे क्रॉप फेलियर कहा जाता है कि बारिश नहीं है इसीलिए फसलें खराब हो रही हैं, या फिर बारिश इतना ज़्यादा हो रहा है अचानक कि ऐसा लग रहा है कि महीनों की बारिश एक दिन में हो गई, कि फसल से बह के एकदम मिट्टी और फसल दोनों ही खराब हो गए। उसके बाद उस ज़मीन पे शायद कोई जाके क्रॉप हार्वेस्टिंग नहीं कर सकता, पूरे साल के लिए ख़राब हो गया ज़मीन। तो ये हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जब वो कार्बन एमिट होता है, कार्बन बहुत ज़्यादा हीट ट्रैप करता है। और बारिश कब होती है? बारिश तब होती है जब लो प्रेशर होता है, तब पानी नीचे आ जाता है। लेकिन वो जो हीट ट्रैप कर रही है वो बहुत ज़्यादा स्पेस बना रही है एयर में कार्बन की, और ज़्यादा वहाँ पे पानी जमा हो सके। तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लो प्रेशर में नीचे आते हैं, लेकिन हाई प्रेशर में वो ऊपर ही रह जाते हैं। जब वो बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं अचानक, तब वो जब तेज़ी की दर से नीचे आने लगते हैं बहुत वक्त के बाद, तब आपको देखने को मिलता है कि एक वक्त में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, और जब सीज़न है बारिश का तब बारिश हो ही नहीं रहा है। तब बारिश होने की ज़रूरत है, नहीं हो रहा है, क्योंकि कार्बन इतना ज़्यादा हो गया है एटमॉस्फेयर में कि वो हीट को ट्रैप कर रहा है और हाई प्रेशर एरिया बन रहा है। और हाई प्रेशर एरिया में बादल नहीं रहते, बादल चले जाते हैं लो प्रेशर एरिया को। तो आप समझ लीजिए आपका शहर अगर हाई प्रेशर एरिया बन गया है कार्बन एमिशन की वजह से, तो उसकी वजह से बादल चले जाएंगे दूसरी तरफ लो प्रेशर एरिया को। आपको क्यों ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है? ऐसा आपको क्यों नहीं लगता? क्योंकि वो इंडिया के पास है। वही जो बादल यहाँ पे हाई प्रेशर की वजह से नहीं रह पा रहे, वही वहाँ जाके वहाँ पे बारिश करवा रहे हैं। वही वहाँ जाके पास में जो चाइना हमारा देश है उसमें बारिश करवा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर इतना ज़्यादा है कि बारिश नहीं हो रहा है। और इससे साफ़ हो रहा है बात, क्योंकि हाई प्रेशर जोन यहाँ पे ज़्यादा बन रहा है, लो प्रेशर जोन यहाँ पे कम बन रहा है। लो प्रेशर जोन यहाँ पे तब अजीब सी मौसम में बन रहा है जब शायद बारिश होनी ही नहीं चाहिए,
कि ठंडी आ रही है, अभी विंटर्स आ रहे हैं और अभी बारिश होना शुरू हुआ है, और ये अजीब हालत है। ये इसीलिए है क्योंकि कार्बन ज़्यादा हो चुका है एटमॉस्फेयर में, और इसका कारण हमारा इमिशन और कंजम्पशन है। और कार्बन की बात भी जान लीजिए कि अगर हम विदेश को भी चीज़ें बेच रहे हैं तो विदेश में सिर्फ कार्बन बन रहा है ऐसा तो नहीं होता। पृथ्वी तो एक है, कार्बन जितना जा रहा है, इकट्ठा हो रहा है, वो एटमॉस्फेयर में सेम इक्वली डिवाइड हो रहा है, चाहे वो यहाँ से जाके डिवाइड होके दूसरे देश में फैले या फिर दूसरे देश से उत्सर्जित होके एटमॉस्फेयर में फैले, वो तो एटमॉस्फेयर में फैल रहा है, वो एक जगह इकट्ठा नहीं हो रहा है, वो पृथ्वी में चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। और वो जब कार्बन डिस्ट्रीब्यूट होता है तो वो पूरे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर को सेम तरीके से हीट करने लगता है। इसी वजह से अंटार्कटिका में बर्फ़ गल रही है। तो हम इंडियंस कर क्या रहे हैं, हम खुद तो कार्बन इतना बना नहीं रहे हैं। हमारा पर कैपिटा कंजम्पशन 2 मिलियन टन से कम है एक साल में, अब थोड़ा बढ़ रहा है, लेकिन वो जो विदेश में जो हम कह रहे हैं कि उनका पर कैपिटा कंजम्पशन है 24 मिलियन टन, 24 मिलियन मीट्रिक टन एक इंसान एक साल में अपने बॉडी से उत्सर्जित कर रहा है। किसकी वजह से? काऊ मीट खा खा के CO2 उत्सर्जित कर रहा है। और काऊ मीट में सिर्फ CO2 नहीं होता, उसमें मीथेन भी होता है, और मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड से 70% ज़्यादा घातक होता है। अब आप क्या कहेंगे कि हम कार्बन डाइऑक्साइड खुद तो नहीं बना रहे, लेकिन हम उनको भेज रहे हैं जो कि बना रहे हैं। और अगर अमेरिका में ज़्यादा कैंसर के केसेस होते हैं तो उसकी एक वजह हम भी हैं, क्योंकि हम उनको काऊ मीट बेच रहे हैं, और काऊ मीट खाने से कोलन कैंसर होता है, पैंक्रियाटिक कैंसर होता है। तो हम उनको कैंसर बेच रहे हैं, हम उनको रोग बेच रहे हैं, और हम कह रहे हैं हम देखो हम विश्व गुरु हैं। तुम बेकार गुरु हो, तुम गुरु भी नहीं हो। गुरु बहुत ऊंची चीज़ होता है। गुरु वो होता है जो कि गलतियों को सुधारता है, जो बोलता है बीमारी है ठीक करो। तुम कह रहे हो कोई तुम्हारी बीमारी है नहीं तो हम लगा देंगे तुम्हें अगर चाहिए तो। ये गुरु तो नहीं है, कहीं से गुरु बनना ही बाकी रह गया है। तो कृष्ण ने भी जब गीता में कहा था कि अहिंसा ही तुम्हारा परम धर्म है, यहाँ तो नहीं दिख रहा। तुम तो कहते हो गीता हमारा असली चीज़ है, यहाँ पे तुम कहते हो कृष्ण हमारा असली चीज़ है, राम हमारा असली चीज़ है। तो यहाँ पे कहाँ दिख रहा है राम और कहाँ दिख रहा है गीता? कहाँ अहिंसा दिख रहा है तुम्हें? तुम तो गाय को भी काट के बेच रहे हो और बोल रहे हो माँ है। और ये क्या माँ का अपमान नहीं है? कुछ दिन पहले दुर्गा पूजा गया है, अब इसके बाद काली पूजा आ रहा है। तुम वहाँ पे तो जाके मूर्ति के सामने माँ माँ कहते हो, हाथ जोड़ के खड़े रहते हो, और गाय को माँ कहते हो और काट के बेच देते हो। और अगर इस सब से कुछ सीखने को मिल रहा है तो कम से कम ये जाके सीखो कि गाय के सिर पे हाथ फिराना एक हाथ से और दूसरे हाथ से चाय की प्याली पकड़ के दूध वाली चाय पीना, ये दोनों एक साथ नहीं चल सकते। डेयरी को हटाओ। अगर ऐसा लगता है तुम्हें कि हार्मोनल प्रॉब्लम्स सिर्फ तुम्हारे अंदर से आ रहे हैं तो बात ऐसा नहीं है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स तुम्हारे खाने से आ रहे हैं। आयुर्वेदा में इसलिए कहा जाता है कि द फूड इज़ मेडिसिन। आपका खाना आपकी दवाई है। और अगर खाना आपका जहर बन चुका है, अगर उसमें 5 ऐसे हार्मोन्स है जो आपको हाइपरली सेक्सुअली एक्टिवेट कर सकती हैं, आपकी आँखों को कमज़ोर कर सकती हैं, आपके घुटनों में जोड़ों में दर्द दे सकती हैं, और तरह तरह की बीमारियां आप में फैला सकती हैं। जब आप देखेंगे जिन हार्मोन्स के बारे में मैंने आपको बोला, उन हार्मोन्स के बारे में आप जब देखेंगे कि ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिकॉइड्स, एंड्रोजेंस और प्रोलैक्टिन, इन सब के नेगेटिव इफ़ेक्ट्स जब आप चेक करेंगे ऑनलाइन, तब आपकी आंखें ऐसी खुली की खुली रह जाएंगी। क्या सरकार आपको ये सब बेच ही रहा है खाने में ताकि आपको तबीयत में प्रॉब्लम्स आए? आपको प्रॉब्लम्स आएंगे, आप जाके दवाई खरीदोगे, आप जाके दवाई खरीदोगे, फार्मास्यूटिकल बिजनेस अच्छा चलेगा, आपको रोग हो जाएगा बहुत बड़ा, बहुत अच्छी बात है। आप जाके सर्जरी करवाओगे, सरकार को पैसा मिलेगा आपके सर्जरी का। आप सर्जरी के बाद दवाई खरीदोगे आपके रोग के लिए, उससे सरकार को फ़ायदा होगा, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको तो सिर्फ रोग मिलेगा कि एक रोग अंदर था, वो रोग भोगते हुए बाहर निकला और वो ज़िंदगी रोग को बना गया।
ज़िंदगी रोग हो गई। तो ज़िंदगी को रोग नहीं बनाना है। डेयरी को जितना छोड़ना चाहिए उतना छोड़िए, जितना त्याग सकते हैं उतना त्यागिए। और सिर्फ डेयरी त्यागने से नहीं होगा। आपके बिस्किट्स आप देखेंगे उसमें लिखा होगा मिल्क सॉलिड। ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो रोज़ चॉकलेट खाते होंगे, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो एक एक बिस्किट के इतने इतने पैकेट्स खा जाते हैं, वो छोटे छोटे। और उसमें जितना ज़्यादा मिल्क का क्वांटिटी होता है, उसमें पाम ऑयल होता है, वो आपके ना ही हेल्थ के लिए ठीक है, ना ही आपकी दिमाग के न्यूरल सिस्टम के लिए ठीक है, ना ही आपके हार्मोनल बैलेंस के लिए ठीक है। और अगर ये चीज़ें आपको बाहर से प्रभावित करेंगी तो आपको ऐसी वारदातें वेस्ट बंगाल में और इंडिया में और ज़्यादा देखने को मिलेंगी। क्यों देखने को मिलेंगी? क्योंकि हम इंग्रेडिएंट्स के पैक के पीछे चेक ही नहीं करते क्या लिखा है। तो इंग्रेडिएंट्स के पैक के पीछे पहले चेक कर लीजिए। हर पैक के पीछे लिखा होता है कि उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं। अगर दिखता है मिल्क पाउडर, मिल्क या फिर मिल्क सॉलिड है तो मत लीजिए। चॉकलेट्स में मिलेंगे, बिस्किट्स में मिलेंगे, कभी कभी चिप्स के अंदर भी आपको मिलेगा स्पेनिश क्रीम। स्पेनिश क्रीम तो हवा से नहीं बनता साहब, वो भी डेयरी से बनता है। चिप्स के पैकेट्स को भी चेक करना पड़ेगा। हर पैकेट जो पैकेज्ड आता है उसको चेक कर लीजिए। और अगर कोई चीज़ होता है तो जो अनपैकेज्ड हो तो सोच समझ कर खाइए। आपकी ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स इस वजह से हैं कि आप जो खाना खा रहे हैं वो जहर है। और आप जब ये बच्चों को साल भर खिलाएंगे उनके बड़े होने तक, तब उनका ब्रेन का न्यूरल नेटवर्क ऐसा बन जाएगा कि वो हाइपर सेक्सुअलिटी को ही जाएगा, वो कॉग्निटिव डिसोनेंस को ही अपनाएगा, वो लोअर पार्ट के ब्रेन से ही फंक्शन करेंगे। क्योंकि हायर फंक्शन के लिए जो आर्ट चाहिए होता है, जो कला चाहिए होता है, जो दर्शन फिलोसफीज चाहिए होती है, ऋषियों की, गीता की, कृष्ण की, किसी बुद्ध की, किसी क्राइस्ट की, ऐसी चीज़ें आपको पढ़ाई नहीं जाती। तो आपका ऑटोमेटिकली लोअर पार्ट ऑफ ब्रेन ज़्यादा ही फंक्शनेबल हो जाएगा। और जब लोअर पार्ट ऑफ ब्रेन ज़्यादा फंक्शनेबल हो जाता है तो वो पाशविक वृत्ति से घिरा हुआ होता है। तब आपको ऐसी वारदातें देखने को मिलती हैं और हम कहते हैं देखो वो आदमी कितना बुरा है। मैं बोलता हूँ सिर्फ वो आदमी बुरा है कि या फिर आपका जो पूरा सिस्टम बनाया गया है ये बुरा है। कि बनाया ही इसीलिए गया है कि आपको हाइपर सेक्सुअलिटी को प्रमोट किया जा सके। और क्यों किया जा रहा है ऐसा इसीलिए किया जा रहा है ताकि आप विक्षिप्त हो जाए, आपको ऐसा लगे कि हमें कुछ कमी है, हमको बाहर से कुछ चाहिए। जब बाहर से चाहिए तो तरह तरह की चीज़ें आप खरीदने लग जाते हैं और वो भी सेक्सुअलिटी के पार्ट के अंदर ही आता है। आपको ऐसा लग सकता है वो अलग है, वो अलग तो नहीं है। तो आपको कंज्यूमर बनाया जा रहा है। तो सिर्फ मार्केट को तैयार नहीं किया गया है, आपको भी तैयार किया गया है अंदर से, आपके खाने के माध्यम से, आपको आपके दिमाग को ब्रेन वॉश करने के माध्यम से कि ये करना ही होता है। आपको क्यों लगता है कि कोई गाय आपको दूध देगी? गाय तो दूध तब देती है जब उसके पेट में बच्चा आता है, जैसे कि इंसान की माँ दूध देती है उसके बच्चे के लिए। तो क्या ऐसा होगा कि कोई इंसान का दूध कोई गाय पिए? तो एक गाय का दूध एक इंसान क्यों पी रहा है? और आयुर्वेदा तो बहुत साफ साफ लिखता है अपनी किताब में कि दूध कोई वेजिटेबल नहीं है, वो एनिमल प्रोडक्ट है। और एनिमल प्रोडक्ट उसके लिए ही बना है, उसके बच्चे के लिए बना है, हमारे लिए नहीं बना है। तो हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो बहुत ख़राब है। मैंने बचपन में पढ़ा था, लिखा था गाय दूध देती है इंसानों के लिए और हम दूध पीते हैं। और मुझे बड़ा अजीब लगा था। मुझे लगा कि इतनी सारी पशु हैं, कोई किसी को कुछ नहीं देता, गाय अचानक इतनी मेहरबान कैसे हो गई कि वो आके इंसान को दूध देती है? वो तो इंसान को दूध देती नहीं बस साहब, हम उसके बच्चे का दूध छीनते हैं और पीते हैं और बोलते हैं देखो दूध पियो और स्वस्थ रहो। स्वस्थ तुम रहोगे नहीं, उसमें जो हार्मोन से वो पचा पाओगे तब तो तुम स्वस्थ रहोगे। वो दिमाग में जाके जितने धमाके लगाएंगे वो तुमसे सहन नहीं होंगे बाद में, और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि बात आंतरिक है। कुछ चीज़ें अंदर से हो रही हैं जो कि तुम बाहर से डाल रहे हो उस वजह से। तो चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। कुछ भी बाहर से डाल नहीं लिया जाता। चीज़ों के लेवल्स को पढ़ना सीखो। विदेश में वीगन्स
पता है क्यों ज़्यादा हैं? यूके में 60% वीगन्स है पूरे दुनिया में, क्योंकि वो शिक्षित हैं, वो लेवल्स को पढ़ के देखते हैं, वो चीज़ों को समझते हैं, देखते हैं, जानते हैं। वो ज़िंदगी कैसे निभाते हैं वो अलग बात है, कम से कम उनका खान पान तो ठीक है, कम से कम वो तो जानते हैं कि डेयरी कंज्यूम नहीं करना है, मीट, एग, फिश ये सब कंज्यूम नहीं करना है। इसमें जो स्टेरॉइड्स है ये दिमाग में बहुत ज़्यादा हलचल मचाते हैं, इसीलिए आप देखोगे वहाँ पे जो वीगन्स है वो बहुत ज़्यादा शांत है। वो आप देखोगे वहाँ जो वीगन्स है वो हिंसक कम है, इसीलिए वीगनिज्म को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है। आपका शरीर भी ठीक रहे, आपका इन्वायरमेंट ठीक रहे, कार्बन एमिशंस कम हो, गायों को मारा ना जाए, तो आप हिंसक ना हो, अहिंसक बने, इसीलिए वीगनिज्म को चुना जाता है। हमारे जो ऋषि थे वो भी दूध नहीं पीते थे, वो भी ऐसे नहीं थे। और आप जब कृष्ण की बात करते हो कि वो ये सब पीते थे, तो आप उस कृष्ण की बात तो नहीं करते जिसने गीता बोला था। तो कृष्ण की जो हाईएस्ट पॉइंट है उसके बारे में आप बात नहीं करते। आप जो पॉइंट्स के बारे में बात करते हो वो लोअर पॉइंट्स के बारे में बात करते हो। हमको उनके एक्शंस जो है वो एमुलेट नहीं करने हैं, हमको उनसे जो हायर फिलोसफीज मिली है वो हमें इम्प्लीमेंट करनी है ज़िंदगी में। हमको कृष्ण से ये नहीं सीखना कि दूध खाना पीना चाहिए, हमें कृष्ण से ये सीखना है कि हमको हिंसा नहीं करना चाहिए। तो आप फिर चुनिए कि आपको कौन सा कृष्ण चुनना है। तो वो जो बच्चा था, निर्बोध था, छोटा था, ग्वालों के बीच में पैदा हुआ था, या फिर वो कृष्ण था जो गीता सिखा रहा था और कह रहा था कि आप शरीर नहीं हो, और ये शरीर ही होता है जो बार बार कहता है आपको कि आपको भोगना है। तो जब आप शरीर नहीं रहोगे तो आप ये कह पाओगे कि मुझे इतना ऐसा नहीं भोगना है जिससे कि किसी के ऊपर हिंसा हो, चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे वो कोई और पशु हो। उससे हमें हमदर्दी, संवेदना, संरक्षण ये सब देने हैं, ना कि उसको हमें काट काट के भोगना है और कहना है देखो हमें स्वाद आ गया। स्वाद नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे निस्वार्थ चाहिए, हमें यहाँ पे निस्वार्थ प्रेम चाहिए, और इसी के बारे में गीता में कहा गया था। तो अब देख लो कि तुम क्या कर सकते हो। मुझे जो डिटेल्स मिली थी मैंने बता दिया। मेरा तुमको सिर्फ ये जनाने का काम है कि तुम जान लो, बाकी समाज का काम ये है कि मान लो। अब तुम सोच लो कि तुमको कृष्ण को चुनना है, तुमको जान लेना है, या फिर तुम्हें समाज को चुनना है और निर्बोध रहना है और सिर्फ मान लेना है। मेरा तो काम यही है कि तुमको बस समझा दूँ कि क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है। और अब चुनने की बारी जब आएगी तब तुमको ही चुनना पड़ेगा कि क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है।